रागिनी अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी और खुश होती भी क्यों ना जब उनका बेटा इतना लायकदार उनका बड़ा बेटा बिरजू अपने पिताजी के ना रहने के बाद घर को इतने अच्छे से संभाल रखा था। तो रागिनी की खुशी का कारण यही था। फिर ऐसे ही एक दिन बिरजू शाम को ऑफिस से घर आता है और सभी एक साथ बैठते हैं और सभी एक साथ बैठकर बातें करते हैं। परिवार में अगर कोई वहाँ नहीं मौजूद था तो वह था रागिनी का छोटा बेटा महेश। अब महेश को घर पे ना देखकर बिरजू अपनी पत्नी से पूछता है, अरे राधा, महेश कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं जी, महेश कहाँ है? सुबह से गायब है। बस चाय पी लिया है, तब से घर पे आया ही नहीं लौटकर। सुबह से उसका फ़ोन भी ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। माँ, महेश ने आपको कुछ बताया है क्या? अरे नहीं बेटा, मुझे कहाँ कुछ बताता है। पता नहीं किस संगति में पड़ गया है, दिन भर घर से गायब रहता है। अब अपनी माँ और पत्नी की बातें सुनकर बिरजू गुस्से में आ जाता है और वो लगातार अपने छोटे भाई महेश को फ़ोन पे फ़ोन करता है। अब बिरजू अपने छोटे भाई महेश को फ़ोन कर ही रहा था कि महेश शादी के जोड़े में एक लड़की के साथ दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। अब महेश को एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर उसकी माँ, पत्नी और उसकी खुद आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। महेश, ये क्या देख रहा हूँ मैं? तू शादी के जोड़े में? और ये लड़की कौन है? भैया, इसका नाम कविता है। मैं इससे प्यार करता हूँ। अब आप लोग शादी के लिए नहीं माने तो मैंने इससे शादी कर ली। क्या शादी कर ली? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तो तुम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और इतनी सी उम्र में तुमने शादी कर ली, वो भी अपनी मर्जी से। हे भगवान, तेरी मति मारी गई थी क्या कि तू इतनी सी उम्र में शादी कर ली? अरे तेरी अभी ये पढ़ने लिखने की उम्र है। तूने खुद तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली और साथ के साथ इस बच्ची की भी ज़िंदगी खराब कर दी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी ज़िंदगी खराब नहीं हुई, बल्कि मेरी ज़िंदगी तो संवर जाएगी इनको पाकर और आप लोगों के घर आकर। अब मीनाक्षी की बातें सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। अब कोई कुछ नहीं बोलता। अब सब ऐसे ही खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं और कोई उन्हें अंदर आने को नहीं कहता। पर राधा अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाकर उसे अंदर ले आती है और सबको समझाती है। मम्मी जी, महेश और मीनाक्षी दोनों की अभी कम उम्र है। दोनों ने कम उम्र में शादी कर ली, तो हम तो समझदार हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका साथ दें, उनका सपोर्ट करें। कहीं अनजाने में आकर वे दोनों कोई गलत कदम ना उठा लें। अब राधा की बात सभी मान जाते हैं और सबको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। तो सभी महेश और मीनाक्षी को माफ़ कर देते हैं और कोई उनसे कुछ नहीं कहता। अब रागिनी ने भी अपनी छोटी बहू मीनाक्षी को माफ़ कर दिया। फिर ऐसे ही सब एक दिन बैठे हुए थे, तभी वहाँ राधा का बेटा गोलू आता है। माँ, पापा, स्कूल की फीस भरने का समय आ गया है। आज सर बोल रहे थे। अरे बेटा, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, तुम्हारी स्कूल की फीस भर जाएगी। जाओ, चिंता मत करो। फिर बिरजू गोलू के स्कूल जाता है और उसकी फीस भर देता है। फिर जब वह घर लौट रहा था तो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। अब बिरजू की मौत का सदमा राधा को इतना गहरा लगता है कि वह मन ही मन टूट जाती है और फिर समय ऐसे ही गुजरने लगता है। समय गुजरने के साथ साथ राधा के घर की हालत बद से बदतर हो जाती है। भाभी, आप ऐसे कब तक गुमसुम बैठी रहेंगी? जरा गोलू के बारे में तो सोचिए। कब तक आप ऐसे उदास बैठी रहेंगी भाभी? गोलू को आपकी ज़रूरत है और हमें भी आपकी ज़रूरत है भाभी। अब महेश की बात सुनकर राधा अपने आंसू पोंछ लेती है। तुम सही कह रहे हो महेश, मेरे घर को मेरी ज़रूरत है। भाभी, ये जैसे घर के हालात हैं,
इन्हें देखकर तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी कहीं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अरे अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई और पढ़ाई छोड़कर तुम नौकरी कर लोगे। बहू महेश सही कह रहा है, गोलू भी अभी छोटा है और इस घर को संभालने वाला तो। पर माँ जी। भाभी, आप चाहती हैं मैं अपनी पढ़ाई ना छोड़ूं तो ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। अब महेश अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला जाता है। अब बिरजू के न रहने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राधा पे आ जाती है। अब घर का खर्च राधा की पेंशन से चलता है, लेकिन घर का खर्च जैसे तैसे चल ही रहा था कि समय के साथ साथ धीरे धीरे अब राधा की पेंशन भी घर के खर्च के लिए कम पड़ जाती है, क्योंकि घर के सभी सदस्यों की फालतू के खर्चे ज़्यादा थे। फिर एक दिन राधा अपनी पेंशन के पैसे बैठकर गिर रही थी कि तभी वहाँ देवरानी मीनाक्षी आती है और राधा से कहती है, दीदी घर में कितने दिनों से कुछ अच्छा नहीं बना, तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम पनीर बना लें, और महेश को पनीर बहुत पसंद है। अब मीनाक्षी की बात सुनकर राधा एक बार मीनाक्षी को देखती है और एक बार पैसों को देखती है। मीनाक्षी, हम नेक्स्ट बार बना लें, इस बार पैसे कम पड़ रहे हैं, गोलू की फीस भी भरनी है और घर में राशन भी लाना है, प्लीज़ समझो। दीदी अगर आप इतने पैसों में से 200 रुपये दे देंगी तो आपके पैसे कम पड़ जाएंगे। आपसे तो मैं कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकती। और मीनाक्षी अपनी जेठानी राधा की एक बात नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और देवरानी की बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी देवरानी से कुछ नहीं बोल पाती। फिर कुछ देर बाद गोलू स्कूल से आता है और रोते हुए वह अपनी माँ के गले लग जाता है। अरे गोलू बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? माँ, मैं स्कूल से डिस्क्वालीफाई हो गया। पर क्यों? माँ, स्कूल की फीस ना भर पाने की वजह से सर ने मुझे असेंबली में खड़ा करके मेरा मजाक बनाया और मैं गुस्से में आके सर को धक्का दे दिया। अब गोलू की बात सुनकर राधा दुखी होकर बैठ जाती है और वह मनी मन सोचने लगती है कि पैसों की तंगी की वजह से फीस नहीं भर पाई और जिस वजह से गोलू को भी अब बाहर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वह कहीं इस तंगी की वजह से कोई गलत कदम ना उठा ले। अब इसके बाद राधा सीधे महेश और मीनाक्षी के पास जाती है, जहां वह उन दोनों की बातें सुन लेती है। बस अब और नहीं महेश जी, जब तक जेठ जी जिंदा थे दीदी का जुबान नहीं खुलती थी, पर अब तो कैंची की तरह जुबान चलने लगी है। एक बात बताइए, आप बाहर जाकर कब तक काम नहीं करेंगे? कब तक यूं सबसे छुप छुप कर काम करते रहेंगे? और आप ही घर वालों को कब बताएंगे कि आप भी काम करते हैं? अरे धीरे बोलो ना मीनाक्षी, दीवार के भी कान होते हैं। अरे वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, और अगर किसी को पता चल गया तो मुझे भी घर में पैसे देने पड़ेंगे। मैं भैया की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि हर चीज़ घर पे निछावर कर दूँ। अरे मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है जिसे मुझे निभानी है, जैसे कि तुम माँ। अब महेश की बातें सुनकर राधा को धक्का सा लगता है और वह सब कुछ याद करने लगती है जो बिरजू और राधा ने महेश के लिए किया था। अब महेश की बात सुनकर राधा अपने कमरे में जाती है और बिरजू की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। जिस महेश को मैंने बेटे की तरह पाला, जिसको हमने एक चीज की कमी नहीं होने दी, आज वो मुझे और मेरे बेटे को देखना भी नहीं चाहता। अपनी माँ को यूं रोता हुआ देख वहाँ गोलू आ जाता है और अपनी माँ से रोने का कारण पूछता है। उसके पूछने पर राधा उसको सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वह अपनी माँ से कहता है, माँ अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए, मैं कमाऊंगा, मैं इस घर का खर्च चलाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तेरी पढ़ाई बीच में रुकवा नहीं सकती, चाहे मुझे इस घर में रहना पड़े या ना रहना पड़े। अब इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है और सभी घर वालों को बुलाती है। अरे क्या हुआ भाभी, आपने अचानक इस तरह सबको क्यों बुलाया? जरा रुक जाइए देवर जी, माँ जी को भी आ जाने दीजिए, तब उनके सामने ही सारी बात होगी। अरे क्या हुआ बहू, तुमने अचानक से हम सबको यहाँ क्यों बुलाया?
माँ जी, अब किसी से इस घर का खर्चा नहीं उठ रहा है। वो जो मेरे पति थे बेवकूफ़ थे जो इस घर का खर्च चलाते थे। क्यों देवर जी, सही कह रही हूँ ना मैं? खैर, अब मुद्दे की बात पर आती हूँ। आपसे इस घर में मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पैसों से अब गोलू की फीस जाएगी और इस घर में उतना ही पैसा महेश भी देगा जितना कि मैं देती हूँ। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो कमाता भी नहीं, तो मैं कहाँ से पैसे दूंगा? देवर जी, मुझे आपका सच पता चल चुका है, इसलिए भोले बनने का नाटक बंद कीजिए। इतना कहकर राधा अपनी सास को सारी बात बता देती है। अब सास को भी एक धक्का सा लगता है, पर वो करती भी तो क्या करती। अब राधा की बात सुनकर मीनाक्षी गुस्से में आ जाती है। हाँ, अगर वो घर से काम करते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है? बुरा होने वाली कोई बात नहीं है मीनाक्षी। पर अब इस घर में महेश भी इतने ही पैसे देगा जितने मैं देती हूँ, और अगर तुमको मुझसे और मेरे बेटे से इतनी ही दिक्कत है तो मैं आज ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। फिर इतना बोलकर राधा अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और सास रागिनी कुछ नहीं बोल पाती। इस तरह रागिनी के बड़े बेटे की मौत के बाद रागिनी का हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है।